डी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सॉलिड मटेरियल्स में बैंड्स कैसे बनते हैं। उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था कि अगर एक सिंगल एटम है तो उसमें एक एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 1 के लिए ये एनर्जी स्टेट है, फिर n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। और अगर हमारे पास दो एटम्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो उनके जब वेव फंक्शन ओवरलैप करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टेट दो एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है। यानी कि ये जो एक एनर्जी स्टेट होगी n इज इक्वल टू 1, अगर दो एटम्स हैं तो ये एक स्टेट दो स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है, एक लाइक दिस। और ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उनकी सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकती। तो इसलिए जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर दो स्टेट्स, एक स्टेट जो है वो दो स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है ताकि उसमें इनके जो क्वांटम स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएं। तो इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें ये एक स्टेट जो होती थी वो n स्टेट्स में इस तरह स्प्लिट हो जाती थी। तो अच्छा, अब ये तो सिंपल हमने देख लिया था कि सिर्फ एक ऑर्बिट को देखें। अब हमें पता है कि ऑर्बिट के अगर आप देखें n इज इक्वल टू 1, ये ऑर्बिटल काउंटर नंबर है, n इज इक्वल टू 2 3। तो इसमें सब शेल्स भी होते हैं जिसमें s p d f, मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 देखें तो उसमें क्या होगा 1s, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 में क्या हो सकता है, सब शेल्स 1s एंड 2s एंड 2p। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 में 3s और 3p। अच्छा, अब इनकी भी आगे जो ये स्टेट्स हैं 3s 3p, ये भी आगे क्या होंगी, ये स्प्लिट होंगी, 3s अलग 3p अलग 2s 2p अलग अलग। तो उससे जो हमारे पास ये बैंड या डायग्राम बनती है ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसको भी हम समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं आगे सिलिकॉन की, कि अगर हमारे पास सिलिकॉन का एक एटम्स हैं और वो जब सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो उससे उनकी बैंड डायग्राम क्या बनेगी, जो कि आपको इस फिगर में नज़र आ रही है। तो इस डायग्राम को समझने से पहले थोड़ा सा हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सिलिकॉन में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं। तो अगर हम इसको फिल करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें बनेंगी 1s2 और 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 2 2 4 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब इसमें ये जो स्टेट है 1s2 2s2 2p6 3s2 ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है। और 3p2 जो है इसमें बेसिकली p ऑर्बिटल है, तो वो p में जो है वो 6 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। 6 स्टेट्स में से अभी इसमें फिल हैं और 2 फिल हैं 3p2, ठीक है। कि हमारी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 3p है ऑर्बिटल, उसमें 6 टोटल 6 हैं और फिल कितनी है 2, ठीक है। तो ये अगर आइसोलेटेड एक सिंगल एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह बनेगी। तो अब इसको थोड़ा देख लें कि 1s2 इसमें हमारे पास स्टेट्स कितनी होंगी, ठीक है, स्टेट्स कितनी है, ठीक है, और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 1s2 है, s में कितनी होती हैं, दो स्टेट्स होती हैं हमारे, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितनी है 2। फिर इधर आ जाए, ये हम देख रहे हैं सिंगल एटम के लिए। अच्छा 2s2 इसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स 2 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ऑक्यूपाइड है। फिर उसके बाद 2p ऑर्बिटल, इसमें स्टेट्स कितनी है 6
और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। फिर उसके बाद 3s2, इसमें स्टेट्स कितनी है 2 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। फिर p ऑर्बिटल में कितनी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं 2 6। स्टेट्स कितनी है 6, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 स्टेट्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 विद स्पिन अप और 3 विद स्पिन डाउन, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। बाकी तो वही है कि जितनी स्टेट्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो p सब शेल है उसमें 6 स्टेट्स अवेलेबल हैं और फिल कितनी है 2, मीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो सिंगल एटम हो गया। तो अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स जब उनके वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं, मैं सॉलिड मटेरियल की बात करूँगी, जब इसी सिलिकॉन से सिलिकॉन सॉलिड बनता है तो उसमें कितने होंगे n एटम्स हैं। अब n एटम्स में क्या होगा कि हमें पता है कि 2 एटम्स हो तो वो एनर्जी स्टेट 2 में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था। 4 एटम्स हो तो 4 में, और n नंबर ऑफ एटम्स हो तो n एटम्स में ये स्प्लिट हो जाएगी। तो अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसमें क्या होगा कि ये जो 1s2 है इसमें स्टेट्स कितनी बन जाएगी 2n स्टेट्स, ठीक है। सिंगल एटम के लिए 2 स्टेट्स और n एटम्स के लिए 2n स्टेट्स। अच्छा, जो सेकेंड ऑर्बिट है 2s2 उसके लिए कितनी स्टेट्स होंगी 2n। अच्छा, अब इस पे आते हैं, 2n स्टेट्स हैं और हर स्टेट पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 2। मीन सॉलिड अगर n नंबर ऑफ एटम्स से वो सॉलिड बने हैं तो उसमें 1s में 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 2n है। इस तरीके से जो 2 वाला है सेकेंड ऑर्बिट लिखें तो 2s2 में 2n स्टेट्स अवेलेबल हैं और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इस पे आ जाए 6 states available, 6 electrons for single atom, for n atoms ये कितना हो जाएगा 6n states, n atoms के लिए 6n states और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 6 हैं। ये मैं तो लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ऊपर क्या है स्टेट्स है स्टेट्स। अच्छा, इस पे आ जाए, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी 2n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2n। नेक्स्ट इस पे आ जाए, इस पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 6n और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2n। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कि फॉर n नंबर ऑफ एटम्स जो 1s ऑर्बिटल है उसमें 2n स्टेट्स अवेलेबल हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 में भी 2n 2p6 में भी, और फिर 3s और 3p में। इसमें ये डिफरेंस आ रहा है कि जो हमारे पास लास्ट स्टेट है 3p, इसमें स्टेट्स अवेलेबल 6n है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2n, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल नहीं है p शेल। अब हमारा जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ के लिए या इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को स्टडी करते हैं, क्योंकि इनर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है वो आउटर मोस्ट शेल को डिटेल से देखते हैं, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये जो 3s 2n स्टेट्स हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p 6n स्टेट्स हैं और अवेलेबल स्टेट्स 6n है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2n है। ठीक हो गया, ये तो हमने देख लिया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी।
अब हम इसके बैंड डायग्राम बनाते हैं। इसके सिलिकॉन के लिए ये बैंड डायग्राम ये इस फिगर में शो की हुई है, ठीक है। ये बेसिकली ये फिगर बता रही है कि हाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरीज विद इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, एक एटम दूसरा एटम, इसका बीच का डिस्टेंस, ये अगर ये कम करते जाएं, मीन के एटम दूसरे के क्लोज आते जाएं, तो उसमें फिर कैसे बैंड्स बनेंगे और एनर्जीज कैसे स्प्लिट होंगी। तो पहले देखें कि सो इसमें एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, इन रिलेटिव एटॉमिक स्पेसिंग, रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ एटम्स, ये एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब इसमें ये जो पहला है 1s ऑर्बिट, ये उसकी एनर्जी होगी ये वाली, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p। ये अगर ये आइसोलेटेड एटम है ना, उसकी जो होगी 1s 2s 2p, फिर उसके बाद ये आ जाएगी 3s, ये एनर्जी ये, ठीक है, और उसके बाद 3p। ठीक है, ये जो हमने यहाँ ये जो लिखा था ये वाला, ये सारे जो, अच्छा अब हम इसको बारी बारी देखते हैं। जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो जो इनर शेल हैं, चूँकि वो तो बहुत न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हैं, तो उनकी स्टेट्स पे, इस तरह 1s पे, इस पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट है 2s और 2p, उनमें भी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वो इक्विलिब्रियम स्टेट वो वाली है, जो डॉटेड लाइन है, जहाँ पर वो उनके बीच में स्टेबल बॉन्डिंग होगी है। ये वो डिस्टेंस है एटम के बीच का कि जिस पे वो स्टेबल हैं, जिस पे वो बॉन्ड्स बन गए हैं और वो एक इक्विलिब्रियम स्पेसिंग होगी उनके बीच में। इससे आगे जाएँ तो ये स्प्लिट होती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वो स्टेबल हो गया सॉलिड। अच्छा, और 1s 2s 2p का तो उसमें हमारा कोई इतना ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 3s और 3p, जो आउटर मोस्ट सेल हैं। आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड, तो ये आउटर मोस्ट, ये जो थर्ड ऑर्बिट है बाहर वाला, मैं सेकंड में यहाँ बना लूँ। अच्छा, आउटर मोस्ट में इसमें कौन सी है, 3s और 3p। 3s में अगर n नंबर ऑफ एटम्स हो तो कितनी स्टेट्स अवेलेबल थी, 2n, वो हमने यहाँ देखी थी, ये 2n स्टेट्स, ठीक है। 3s में 2n स्टेट्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2n। तो इस स्टेट्स में हमारे पास 3s पे नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद 3p में 6n स्टेट्स हैं, तो ये वाली 6n स्टेट्स ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं, 2n, ठीक है। अच्छा, जब 3s, जब एटम से उसके क्लोज आएंगे, यहाँ पर क्लोज आ रहे हैं और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि उनके वेव फंक्शन ओवरलैप करना शुरू हो गए। तो अब ये होगा कि वो अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल, ये इसकी जो स्टेट है ये फर्दर एंड स्टेट्स में बल्कि वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे ही था जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये जो स्लेट बनती हैं ये कि जब एटम्स पास आती हैं तो वो फॉलोइंग द पॉलिस प्रिंसिपल वो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकता, इसलिए वो एक स्टेट दो स्टेट में स्प्लिट हो जाती है और फिर जितने ज़्यादा एटम्स आएंगे उतनी में स्प्लिट होती जाएगी। अच्छा, अब ये अगर आपको जैसे ये था हमारे पास 2n, ये कैसे बना था कि ये डाउनवर्ड और फिर ये इस तरह ये ऐसे स्प्लिट हो रही है। तो ये यहाँ पर भी यही है कि ये डाउनवर्ड यहाँ स्प्लिट हुई ऐसे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है ये इसका बिहेवियर होगा एनर्जी का, और फिर अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए तो ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले इस जगह पर क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाता है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस कम नहीं होता। अच्छा, दूसरी अब हम देखते हैं कि ये अपर साइड इसकी ये वो यहाँ तक हमारे पास होगी, यहाँ तक हम बना लेते हैं इस जगह तक, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ वही है जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी ये। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया 3s ना, इसके बीच भी ये स्टेट्स कितनी बनेंगी बीच की, 2n स्टेट्स,
ये 2 एन स्टेट्स हैं। और अगर एक न्यूट्रल एटम है सिलिकॉन का नॉर्मल, तो उसमें ये 2 एन इलेक्ट्रॉन्स भी इस पे ये फिल होंगे। अच्छा, अब आते हैं 3p। 3p में भी यही होगा कि जैसे ये क्लोज आ रहे हैं यहाँ पर वेव फंक्शन ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगे और ये भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। एक ये स्प्लिट होके ये डाउनवर्ड आई, ठीक है, ऐसे ये डाउनवर्ड है। ये जैसे ये आई थी ना, ये एनर्जी डाउनवर्ड और फिर ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो ये एनर्जी के ऊपर पॉजिटिव में। और इधर देखें अगर आप, तो ये डाउनवर्ड और इसको फिर नीचे से होके ऐसे जाना चाहिए ऊपर इस तरह ये क्लियर। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है, वो मैं आगे बताऊँगा कि ये क्या यहाँ पर चेंज आ रही है। अब ये डाउनवर्ड है यहाँ पर, तो और इसी तरीके से ये ऊपर ये बीच की जो है वो कितनी स्टेट्स बन जाएंगी, 6n स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा ये 6n स्टेट्स। तो ये वाला मीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ लाई कर सकता है या यहाँ लाई कर सकता है, इस बीच में लाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसमें एक नया जो चीज़ ये होती है कि क्योंकि ये हमें पता है कि 3s और 3p ये सेम ऑर्बिट के हैं, थर्ड ऑर्बिट के हैं, तो ये स्टेट्स क्लोज हैं। अब देखें ना, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ये क्लोज होती हैं। तो जब ये स्टेट स्प्लिट होकर इसकी एनर्जी कम हो रही है और 3p की एनर्जी कम हो रही है और 3s की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये 3s ये हम बात करते हैं 3s में ये एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ तक और ये डिक्रीज़ हो रही, ठीक। अब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इस रीजन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इधर यहाँ पर ये ओवरलैप कर जाएंगे। अच्छा, जब ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर इसकी जो ये शेप बननी चाहिए थी, जैसे ये 3s की बनी थी ना, ऐसे ये डाउनवर्ड ये फिर ऊपर, तो 3p की फिर ऐसे बननी चाहिए यहाँ से होके इधर ऊपर, तो इस तरह नहीं बनेगी। ये थोड़ी सी यहाँ पर चेंज आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, स्टेट मिक्स हो गई हैं, दोनों की मर्ज कर गई हैं। अच्छा, ऊपर तो वैसे ही ऊपर जा रहा है ये इस तरह। अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो, बल्कि थोड़ा सा 3s को भी देख लें कि 3s की जो ऊपर जो जा रही है स्टेट, ये ऊपर जाते 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 इसको ऐसे जाना चाहिए इस तरह, ये लाइक दिस। ये एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने ये कल पढ़ी थी कि एक ये एनर्जी में ये चेंज आता है नीचे, जब हम इसको क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ये शेप है और एक जो है ऊपर की तरफ जाती है। ये इसी को हम बारी बारी देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पर। तो अब 3s स्टेट ऐसे जानी चाहिए और ये ऊपर इस तरह ये, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें क्या चेंज आएगी वो देख लेते हैं। जब ये ओवरलैप कर जाएंगे यहाँ पर इस डिस्टेंस के ऊपर, ये कोई भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखिए टोटल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों मर्ज कर गए हैं दोनों ऑर्बिटल्स, तो इस पे 3p में कितनी स्टेट्स थी, 3p था हमारे पास, 3p में कितनी स्टेट्स थी 6n, ये वाली 6n स्टेट्स, 6n स्टेट्स। और 3s में कितनी है 2n स्टेट्स, नहीं 2n स्टेट्स, तो 6 और 2 8, इसको मतलब है कि यहाँ दोनों मर्ज कर गए हैं, तो ये टोटल कितनी जाएंगी 8n स्टेट्स, 8n स्टेट्स हो गई। और अब जब आगे और डिस्टेंस कम करेंगे तो फिर ये 8n स्टेट्स ये स्प्लिट कर जाएंगी ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी दो में स्प्लिट कर जाएंगी, एक अप और एक डाउन, मीन के 4n स्टेट्स ऊपर हाई एनर्जी में चली जाएंगी और 4n स्टेट्स लो एनर्जी में चली जाएंगी। तो वो फिर बैंड की शेप किस तरह बनेगी कि ये तो हो गया ना जहाँ मर्ज कर रही थी फिर इक्विलिब्रियम हो गया, उसके बाद यहाँ से हम चलें कि ये वही क्वेश्चन है, ये 3p का था। और दूसरा जो 3s को ऊपर जा रहा था वो यहाँ से इधर ये, तो जो मर्ज कर रही है स्टेट्स तो वो ये इस तरह ये मर्ज की कर्व शेप हमारे पास ये आ रही है। तो ये देखिए 3s स्टेट ये ऊपर चली गई, 3p स्टेट नीचे इस तरह ये, तो बाकी ये 3s की लोअर एनर्जी साइड और 3p की हाई एनर्जी साइड्स। अब इसमें देखिए ये एक बीच में गैप आ गया, ये वाला गैप है, मीन के इलेक्ट्रॉन या इधर लाई कर सकता है या इधर लाई कर सकता है, इसमें लाई नहीं कर सकता यहाँ पर बीच में।
और अब डिस्टेंस कम करते जाएं तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये वाला जो डॉटर लाइन में शो हो रहा है, ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, इसकी जो भी वैल्यू होगी आंगस्ट्रॉम में, उस पे ये स्टेबल बॉन्डिंग होगी। मीन के अब अगर मैं ये ब्लू लाइन देखूँ ये वाली, इसको मैं किसी और कलर से भी हाईलाइट कर दूँ, ये मैं ग्रीन कलर से बनाऊँ ये लाइन, ये वाली, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ गया बीच में, इक्विलिब्रियम स्पेसिंग आ गई जिस पे ये आप स्टेबल है, ये बॉन्डिंग बन गई है इसमें। तो इस पे ये जो गैप आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि अब हम सिर्फ इसको देखेंगे ना, बाकी तो हम देख रहे थे कि कैसे डिस्टेंस साथ वेरिएशन होगी। अब ये स्टेबल डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आएगा ये क्या कहलाता है, बैंड गैप। बैंड गैप मीन के इलेक्ट्रॉन या इस स्टेट में, इस बैंड में लाई कर सकता है या अपर में लाई कर सकता है। और इसमें टोटल 8 एंड स्टेट थी, तो 4 एंड स्टेट्स इसमें डिवाइड हो जाएंगी, और 4 नीचे पोर्शन में, निचले बैंड में, और 4 एंड स्टेट ऊपर वाले बैंड में। और निचले वाले बैंड को हम क्या नाम देंगे, ये जो बैंड है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बैंड जो वाला ये गैप, इसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाला बैंड है, ये जो ऊपर जा रहा है इस तरह, ये क्या नाम इसको देते हैं, कंडक्शन बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस वन एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड। और ये बीच का ये जो है, ये जो रेड कलर में है, चलो इसको मैं भी किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आ जाए। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बैंड गैप। सो वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, और ये बीच में बैंड, फॉरबिडन बैंड जिसको कहते हैं। तो इसकी ये जो लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी, ये बैंड गैप है। ठीक है, अब इट मीन्स के अगर मैं फिर भी कर दूँ, इसमें कितनी 4 एंड स्टेट्स हैं और इसमें कितनी है ऊपर 4 एंड स्टेट, क्योंकि टोटल 8 एंड स्टेट 2 में डिवाइड होगी थी। अब इसमें अगर हम 0 केल्विन पर देखें, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उसमें 4 एंड स्टेट्स होंगी ये वैलेंस बैंड में, वो सारी की सारी फिल होंगी। मीन कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 एन इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 4 एन थे ना, 2 एन इलेक्ट्रॉन ये वाले थे, ये वाले 2 एन ये वाले थे 3p के, और 2 एन 3s के थे, और 3p 3s को मिलकर ये टोटल 8 बनी थी। 8 का 4 इधर और 4 ऊपर, हाफ हाफ। तो इसमें 4 एन इलेक्ट्रॉन जो हैं, 2 एन ये 2 एन ये, 4 एन स्टेट्स हैं, 4 एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये सारी स्टेट्स फिल हैं कंडक्शन बैंड में एट t इक्वल टू 0 केल्विन। याद रखना है एट टेम्परेचर 0 केल्विन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी स्टेट्स फिल हैं। अच्छा, अब ऊपर जाके कंडक्शन बैंड में स्टेट्स कितनी हैं, 4 एन स्टेट्स हैं, और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4 एन इलेक्ट्रॉन जो थे, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 एन थे, वो यहाँ पर चले गए वैलेंस बैंड में। याद रखना ये 0 केल्विन पे। अच्छा, टोटल स्टेट्स होगी 8 एन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 एन इलेक्ट्रॉन्स सारे वैलेंस बैंड में हैं और कंडक्शन बैंड खाली है। जब टेम्परेचर राइज करेंगे 0 केल्विन से ऊपर, तो फिर क्या होता है कि फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 एन इलेक्ट्रॉन्स इधर थोड़े कम हो जाएंगे, और 0 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ कम होंगे उतने ये ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए सेमी कंडक्टर मटेरियल में जो होता है कि 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड खाली होता है, इसलिए ये कंडक्शन इसमें नहीं होती। जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं, और जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इजीली जंप करके यहाँ आ जाते हैं, और वो फिर वो सेमी कंडक्टर मटेरियल कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, इसकी कंडक्टिविटी भी कम होती जाएगी, रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब ये सिलिकॉन की बात की थी हमने, इस तरीके से बाकी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का भी ऐसे ही वो बनेगा। सिर्फ उसमें होगा कि ये बैंड गैप की जो वैल्यू है ये डिफरेंट होगी, हर मटेरियल की अपनी होगी। सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिस तरह सिलिकॉन है, तो ये यूजुअली इसका बैंड गैप की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आई थिंक 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो इतनी अनफ होती है कि वो इस
इससे ज़्यादा होती है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो टॉप पे होंगे वैलेंस बैंड पे, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ कंडक्शन बैंड में चले जाए। अच्छा, यही अगर हम इसमें देखें, अगर इंसुलेटर मटेरियल है उसमें भी यही बनेगा बैंड गैप इसी तरीके से, सिर्फ उसमें ये डिफरेंट होगा कि जो बैंड गैप होगी ये बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह मैं डायमंड की बात करूँ तो उसमें बैंड गैप है अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ और मटेरियल में ज़्यादा भी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो इंसुलेटर में ये होता है कि ये बैंड गैप की वैल्यू सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। जैसा देखिए ना, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन में, और डायमंड में, कार्बन में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखें तो इतनी एनर्जी नहीं बनती कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच सके, इसलिए वो इंसुलेटर होते हैं। और मेटल्स में तो जो होता है कि उसमें तो ये ओवरलैप कर जाते हैं, वैलेंस और कंडक्शन, ये बैंड्स दोनों इस तरह बनते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो उसमें स्टेट्स जो है वो मिक्स हो रही होती हैं, वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए ना, उसमें अगर मेरे पास स्टेट्स अवेलेबल होंगी तो तब उस इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में से जंप करके आगे जा सकेगा। सो ये हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास बैंड डायग्राम हम बना सकते हैं। जिस हमने एक एग्जांपल ली सिलिकॉन की, तो उससे हमने देखा कि बैंड्स किस तरह बनते हैं, फिर उसके बाद बैंड गैप जो है वो कैसे बनता है और उसकी वैल्यू किस रीजन में लाई करती है। होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ईके डायग्राम्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।